जय हिंद दोस्तों। मैं विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि प्रोनाउन की आज शायद लास्ट क्लास रहेगी जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के अपने सेशन में, जो कि प्रोनाउन के पांचवी क्लास हमारी होने वाली है। चार क्लास हम पहले पढ़ चुके हैं और कोशिश करेंगे आज हम प्रोनाउन चैप्टर को कंप्लीट कर ले। प्रोनाउन चैप्टर को कंप्लीट कर ले जी। गुरुजी रोज लेट होते हो, क्या करें जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बढ़िया जी जी। अपने सेशन को स्टार्ट करता हूं क्योंकि क्लास ऑलरेडी लेट है। कल हम पढ़ रहे थे रिलेटिव प्रोनाउन और उसके केसेस। हम पढ़ रहे थे रिलेटिव प्रोनाउन और उसके केसेस। प्रोनाउन का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है, मतलब सबसे मुश्किल टॉपिक है इसको डील करना। उसको डील करने की हम कोशिश कर रहे थे। मैंने आपको बताया था हु सब्जेक्टिव केस है, हुम ऑब्जेक्टिव केस है और वूज एडजेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस को वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस को वर्ब नहीं चाहिए। वूम्स के तुरंत बाद, हुज के तुरंत बाद एक नाउन आनी चाहिए। विच सब्जेक्टिव केस है, विच ही ऑब्जेक्टिव केस है, ऑफ विच आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, एडजेक्टिव केस है। ऑफ विच के बाद नाउन आनी चाहिए। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके सामने मैं लेकर आया हूं, आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। टू डैश डिड यू वांटेड टू टॉक, क्या होगा मेरे भाई। अब आप किसी से बात करना चाह रहे हो तो किसी पर्सन से बात करना चाहोगे तो पहली बात हु के रिलेटिव केस आएंगे, विच के नहीं आ सकते। तो मेरे भाई आप हु का ऑप्शन आपके सामने है, हुज का सामने है, हुम का सामने है। बता दो क्या आ जाएगा ऑप्शन में, बता दो क्या आ जाएगा ऑप्शन में। हाँ जी जी। ऑप्शन में क्या आएगा, टू हु, टू हु जी। इन्फिनेटिव नहीं हुआ सर जी, हुआ तो पता नहीं क्या क्या नहीं है अभी। इन्फिनेटिव वर्ब एडवांस का पार्ट है, प्रोनाउन में इन्फिनेटिव पढ़ा दूं, प्रोनाउन में इन्फिनेटिव पढ़ा दूं। कैसी कैसी बातें करते हो। हुज हु, गजब, धासु। अरे कहाँ कहाँ से निकल के आए हो मेरे लिए तुम। हम्म? अब मुझे ये बता दो, टू के बाद आई आएगा या टू के बाद मी आएगा, मैं आपसे पूछता हूँ। टू के बाद आई आएगा या टू के बाद मी आएगा, बता दो जी। टू के बाद आई आएगा या मी आएगा, अभी खुद आप आंसर दोगे। टू के बाद आई आएगा या मी आएगा, टू आई या टू मी, बताओ। चीजें सारी आपको पता है, बस आपको इम्प्लीमेंट करना नहीं आता है। बस मुझे ये बता दो, टू के बाद आई आता है या टू के बाद मी आता है जी। टू के बाद आई आता है या मी है, मैं टू की बात कर रहा हूं यहाँ पे जी। टू के बाद मी मी मी, बहुत बढ़िया। मी क्यों आता है अब मुझे ये बता दो। टू मी आता है ना, टू मी, क्योंकि टू मेरा प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। अरे मेरे भैया, यहां भी तो वही रूल लग रहा है, यहां भी तो वही रूल लग रहा है ना। टू मेरा प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद तो आंख बंद कर लो, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आना है। अब देखो, हुज तो इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि आगे हेल्पिंग वर्ब है। हुज आता तो तुरंत बाद एक नाउन आनी चाहिए थी, हुज का कलेश खत्म, हुज का कलेश खत्म। हु इसलिए नहीं आ सकता, टू प्रेपो के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो मेरे भाई हु तो सब्जेक्टिव केस है, हुम ऑब्जेक्टिव केस है, हुम ऑब्जेक्टिव केस है, हुम ऑब्जेक्टिव केस है, तो टू हुम आना चाहिए। आई बात समझ में, आया समझ में मेरे भाई। हाँ, ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड, बिल्कुल सही बात है। तो वो रूल यहां पे भी तो लगेगा। आफ्टर प्रोनाउन वी हैव टू यूज द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, बताओ जी। सही बात है जी। वाट का यूज भी कराएंगे, पहले जो करा रहा हूं वो तो कर लो जी। वट का यूज मैं उसके अकॉर्डिंग कराऊंगा आपको। वर्ब एडवांस में वट का यूज अगर करेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हाँ हाँ जी। वर्ब से मेरे भाई इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी तो है, उसमें पहले तो वर्ब से पहले ऑब्जेक्टिव केस आता है, वर्ब स्टार्टिंग में भी आ जाती है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, इज ही या हिम फाइन। इससे तो आप फिर कंफ्यूज हो गए। एग्जाम्पल आपसे पूछता हूँ मैं, ही हैज डन हिज
वर्क। आप बोलोगे जी सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, ही सब्जेक्टिव केस है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आता है। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव बन जाता है तो हैज के बाद मेरे भाई आप ही करोगे हिम करोगे, बताओ बताओ क्या करोगे मेरे भाई, फिर अब आप बताओ अब क्या करोगे। हैज के बाद ही करोगे हिम करोगे, मेरे भाई यहाँ पे भी हैज ही डन हिज वर्क आएगा। आप बोलोगे जी हेल्पिंग वर्ब के बाद तो आपने बताया जो ऑब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। मेरे भाई ये सेंटेंस एफर्मेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस का सीक्वेंस चेंज होता है, वर्ब पहले आ जाती है, रहता सब्जेक्टिव केस, ये सब्जेक्ट बाद में आता है, सब्जेक्ट बाद में आता है। हाँ जी ठीक है, आगे बढ़ जाऊं तो बात समझे। प्रोनाउन के बाद तो ऑब्जेक्टिव केस आता है मेरे भाई, प्रोनाउन के बाद सब्जेक्टिव केस नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ पे टू के बाद होम आया था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाता हूं जी। द कंपनी डैश मेंबर्स आर प्रोटेस्टिंग शट डाउन, बताओ क्या आ जाएगा सही आंसर। विच मेंबर, हु मेंबर, ऑफ विच मेंबर, होम मेंबर, हुज मेंबर। पांच ऑप्शन आपके सामने हैं, पांच ऑप्शन आपके सामने हैं। हाँ नहीं मेरे भाई, हु, देखो टू के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव के साथ है, सिंपल सी तो बात है, सिंपल सी तो बात है। टू वोम, यू सब्जेक्ट तो बन गया, यू वांट टू वोम, डिड यू वांटेड नहीं होगा, वांट होगा, वांट हो जाएगा ना। इस वाले सेंटेंस में आप मुझे बता दो क्या हो जाएगा। द कंपनी, अब मेरे भाई कंपनी जो है नॉन ह्यूमन बीइंग है, नॉन लिविंग बीइंग है, उसके साथ हु के केस नहीं आ सकते, हु का हुआ कलेश खत्म। जब हु नहीं आ सकता तो उसका कोई केस भी नहीं आ सकता, हुज भी नहीं आ सकता, हुम भी नहीं आ सकता, तीन चीजें नहीं आ सकती। या तो विच आएगा, या विच, या फिर ऑफ विच आएगा। ये विच है और ये ऑफ विच है। मेरे भाई आगे मेंबर्स दिए हुए हैं जो कि नाउन है, जो कि नाउन है। कंपनी नॉन लिविंग बीइंग होती है मेरे भाई, है ना, कंपनी सांस थोड़ी ना लेती है, कंपनी मेंबर सांस लेते हैं, कंपनी मेंबर ह्यूमन बीइंग होते हैं। तो मेरे भाई आगे नाउन दे रखी है, आपको बताया विच आपका सब्जेक्टिव केस, विच ही ऑब्जेक्टिव केस, ऑफ विच हो जाता है एडजेक्टिव केस। और अगर आगे नाउन दे रखी है तो हम ऑफ विच लगा सकते हैं, ऑफ विच लगा दो, ऑफ विच, ऑफ विच मेंबर या द मेंबर ऑफ विच, दोनों तरीके से इसे यूज कर सकते हैं। ऑफ विच मेंबर बोल लो या द मेंबर ऑफ विच बोल लो, दोनों की बात एक ही है। दिस इज द गवर्नमेंट डैश टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस। आप मुझे बताओ क्या होगा सही आंसर। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, हु, विच, whom, ऑफ, विच, बताओ। दिस इज द गवर्नमेंट डैश टेक्स स्ट्रिक्ट एक्शन, बताओ इस वाले सेंटेंस में क्या आएगा। आप बोलोगे जी दिस इज द गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो नॉन लिविंग बीइंग है मेरे भाई। तो मेरे भाई हु तो नहीं आएगा, होम तो नहीं आएगा, या तो विच आएगा या ऑफ विच आएगा। टेक्स मेरे भाई, टेक्स जो है वो एक वर्ब है, और अगर तुरंत बाद नाउन होती तो ये केस आ सकता था, एकमात्र केस विच आ जाएगा। इतनी सिंपल तो चीजें हैं, इतनी सिंपल चीजें हैं, विच आ जाएगा, सिंपल सी बात है, विच आ जाएगा जी। वो कैसे लगा रहे हो, गवर्नमेंट है मेरे भाई, गवर्नमेंट है, फिर तो आप कंपनी को भी बोलोगे ह्यूमन बीइंग है, गवर्नमेंट है। अच्छा ऑफ विच टेक्स, टेक्स मेरे भाई वर्ब है, ऑफ विच के बाद तो नाउन आने चाहिए, ऑफ विच के बाद तो नाउन आने चाहिए। हाँ जी, आगे बढ़ जाता हूँ। ही डैश टीच यू इंग्लिश इज आ वेरी नोबल मैन, इज आ वेरी नोबल मैन। आप बताओ कहाँ पे एरर होगा, क्या सही आएगा जी। हाँ जी, बताओ जी क्या होगा जी। हम्म, आप बोलोगे ही मेरा क्या है, ह्यूमन बीइंग के लिए ही आता है, भाई ही किसी व्यक्ति के लिए आता है,
तो पहली बात तो विच के केस नहीं आएंगे, तो विच में मार दो, कट्टा मार दो विच में, ठीक है, विच में काटा मार दो। टीच यहाँ पे है, ही के बाद टीच है मेरे भाई। देखो या तो देखो ह्यूमन बीइंग है, या तो हु आ सकता है, या हुम आ सकता है, या हुज आ सकता है। हुज बुक होता है, हुज बुक, तो हुज के तुरंत बाद नाउन आनी चाहिए। तो टीच तो मेरे भाई एक वर्ब है, इसका मतलब हुज भी नहीं आ सकता। यहां तक बात समझ में आई। ही के साथ विच नहीं आ सकता, और मेरे भाई टीच अपने आप में एक वर्ब है, तो हुज भी नहीं आ सकता, क्योंकि हुज बुक होता है। ऑफ विच बुक, हुज बुक होता है। अब आप मुझे ये बताओ कि यहां पे हु लगाऊं या होम लगाऊं, हु लगाऊं या होम लगाऊं, बताओ जी। अब देखो, ही एक सब्जेक्ट है, आप देखोगे टीच मेरी वर्ब है, वर्ब है, वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन उसके ऑब्जेक्ट होते हैं। तो टीच यू इंग्लिश उसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। इज मेरी दूसरी वर्ब है, एक वर्ब ये रही, ये मेरी एक वर्ब है। एक वर्ब मेरी ये रही टीच, वर्ब दो है भाई। एक तो टीच है, वर्ब है, टीच मेरी वर्ब है, सब्जेक्ट ही है, टीच वर्ब है, इज वर्ब है ना। और देखो वर्ब के बाद ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, नोबल मैन, भाई वर्ब के बाद आ रहा है ना, ऑब्जेक्ट के रूप में आप मान सकते हो। अब अगर मैं हुम लगाऊंगा तो हुम को वर्ब नहीं चाहिए, ही को वर्ब मिल गई है, ये ही इज अ वेरी नोबल मैन। हु टीच यू इंग्लिश, तो हु सब्जेक्ट को वर्ब मिलेगी टीच, तो मेरे भाई यहां पे हु आएगा। फिर से समझा देता हूं, आराम से समझा देता हूं। ही डैश टीच यू इंग्लिश इज अ वेरी नोबल मैन, ठीक है जी। अब आराम से समझो, सेंटेंस में आपको पता लगा ही है तो हु या उसके केसेस आएंगे। आगे टीच से एक वर्ब है, तो मेरे भाई हुज नहीं आ सकता। देखो या तो हु आएगा, या हुम आएगा, या हुज आएगा। तो आगे क्योंकि टीच से वर्ब है, हुज नहीं आ सकता। अब या तो मैं हु लगाऊं या मैं हुम लगाऊं, सब्जेक्ट है मेरे भाई, सब्जेक्ट वन, टीच वर्ब है, एक वर्ब ये रही, सब्जेक्ट एक वर्ब एक, मेरे भाई सब्जेक्ट दो वर्ब दो, वर्ब दो, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट कहां है? सब्जेक्ट है डैश, वर्ब है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है, वर्ब है उसके कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट मान लो, तो मेरे को चाहिए सब्जेक्ट। भाई सेंटेंस में दो वर्ब है, एक वर्ब दो वर्ब, सब्जेक्ट एक ही है तो दूसरा सब्जेक्ट चाहिए। और आपको पता है सब्जेक्टिव के सब्जेक्ट बन सकता है, इसलिए यहां पे हु आया है, इसलिए यहां पे हु आया है। हाँ। मेरे भाई मैंने टीच किया है, TEACHES, मतलब जो पढ़ाना, टीच मतलब पढ़ाना। वो टीचर कहाँ है, वो गलत लिख दिया मैंने, काट तो दिया है। TEACHER होता है टीचर, टीच किया है मैंने जी, टीच किया है मैंने। हाँ जी। आर क्यों लगा है, कहाँ पे लगा दिया आर? हाँ। मेरे भाई मेंबर्स है, मेंबर्स के अकॉर्डिंग आया है, कंपनी के मेंबर्स, द कंपनी ऑफ विच मेंबर्स आर, मेंबर्स है मेरे भाई, मेंबर्स के अकॉर्डिंग आ रहा है, मेंबर्स के अकॉर्डिंग आ रहा है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाता हूं, अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूं। अ पर्सन लाइक यू हु पेज द बिल प्रॉम्प्टली इज बैनबॉक सॉरी बैकबोन ऑफ अवर बिजनेस। बता दो जी किस पार्ट में एरर है, किस पार्ट में एरर है? हाँ हाँ, मॉडल्स भी पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे। हाँ हाँ, टीचर्स हो तो हुज आएगा, हुज टीचर्स, लेकिन वो फिर सेंटेंस तो सही नहीं बनेगा ना, मीनिंग सही नहीं आएगा। हाँ, टीचर होता तो हुज टीचर है, टीचर एक नाउन है, हुज टीचर आ जाता, लेकिन वो गलत है ना, मीनिंग तो नहीं बनेगा ना, मीनिंग नहीं बनेगा। हाँ,
यू भी तो ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल ऑब्जेक्ट है जी। अब देखो मैं आपको बताता हूं, अ पर्सन, अ पर्सन मेरा सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है, स्पीक मेरा क्या है, लाइक हु पेज द बिल, हु मेरा क्या है, सब्जेक्टिव केस है। ठीक है मेरे भाई, सब्जेक्टिव केस, आप बोलोगे हाँ जी सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट है अ पर्सन, हालांकि लाइक यहां पे कंपेयर का काम कर रहा है, लाइक यू हु पेज द बिल प्रॉम्प्टली इज द बैकबोन ऑफ अवर बिजनेस। बताओ कहां पे एरर है, क्या होगा सही, नो एरर जी, बिल्कुल नो एरर है, बिल्कुल नो एरर। देखो सेंटेंस में वर्ब ढूंढो, वर्ब कितनी है, एक वर्ब है इज और एक वर्ब है पेज, एक वर्ब है पेज, दो वर्ब है, इज वर्ब 1 लिख लो, पेज वर्ब 2 लिख लो, दो वर्ब है। अब सेंटेंस में सब्जेक्ट देखो मेरे भाई, एक तो आप पर्सन सब्जेक्ट है, एक तो पर्सन सब्जेक्ट है, और एक मेरे भाई ये मेरा सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट है भाई, हु सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। आ पर्सन सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब उसका ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है, वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है, प्रॉम्प्टली वर्ब है और उसके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सेंटेंस में नो एरर है, सेंटेंस नो एरर जाएगा जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ ठीक है। आगे बढ़ जाता हूं, अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूं। अगला क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन आपके सामने, दोनों में बता दो क्या कोई एरर है, कोई मिस्टेक है। आई हु इज स्टैंडिंग, ओ गलत, ये क्वेश्चन मेरे को अभी नहीं कराना है, ये क्वेश्चन अभी मेरे को नहीं कराना है। मैं आपको सिंपली बता दूं, यहाँ पे इज की जगह एम होगा, इसकी जगह एम होगा, क्यों, वो रूल मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाऊंगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आई सब्जेक्टिव केस है, अभी अगर आप इसको इज की जगह एम मान के कर लो, अब आप मुझे ये बताओ क्या सेंटेंस सही है या गलत है जी, हाँ जी, क्या सही है गलत है, इसको मैंने एम कर दिया। लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं, आई मेरा सब्जेक्ट 1 है ना, स्टैंडिंग वर्ब है, वर्ब है मेरे भाई, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब मिलके एक वर्ब बनती है, मिलके एक वर्ब बनती है, रोट मेरी दूसरी वर्ब है, V2 है। सेंटेंस में दो वर्ब है, एक स्टैंडिंग वर्ब है, इज स्टैंडिंग, सॉरी एम स्टैंडिंग, और एक रोट वर्ब है। सेंटेंस में एक आई सब्जेक्ट है, एक हु सब्जेक्ट है, सेंटेंस नो एरर जाएगा, लेकिन कब, जब मैं इसको इज को एम कर दूंगा, ये मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाऊंगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगला क्वेश्चन है, देयर इज one of those books which was found in the unclaimed parcel। अब यार फिर वही दिक्कत है, फिर वही दिक्कत है, वो रूल्स मेरे को बताना ही पड़ेगा आपको, करेक्शन करने के लिए दिए, करेक्शन किए नहीं है। देखो देयर मेरे भाई सब्जेक्ट है, इज मेरी वर्ब है, वन ऑफ दोज बुक्स उसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले मेरे भाई बुक आया है, नॉन लिविंग बीइंग, आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है, विच से पहले बुक्स नॉन लिविंग बीइंग है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक नियम और है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब उससे पहले आए हुए एंटीसीडेंट के अनुसार आती है, तो बुक्स प्लूरल है तो वाज सिंगुलर है, यहाँ पे वर आना चाहिए, ये एरर था, मैंने एरर कुछ और करेक्शन करके दिया था, गलत टाइप कर दिया है, नहीं वन ऑफ के बाद बुक्स ही आता है, वन ऑफ के बाद तो प्लूरल ही आता है। अब मैं आपको दैट के केस पढ़ाता हूं, उसके बाद फिर हम मिसलेनियस क्वेश्चन लेंगे, मैं आपको दैट के केस पढ़ाता हूं। मैंने बोला मेरे भाई दैट आलू है, दैट तो आलू है, ह्यूमन बीइंग के साथ भी आ जाता है, मतलब जिसके लिए हम हु का यूज करते थे, नॉन लिविंग बीइंग के साथ भी आ जाता है, जिसके लिए हम विच का यूज करते थे, एनिमल बर्ड का यूज करते थे, मतलब दैट किसी के साथ भी आ सकता है। फिर दैट से एरर कैसे बनेगा, भाई दैट तो किसी के साथ भी आ सकता है, तो कभी भी अगर किसी सेंटेंस में दैट है, वो दैट आया हुआ गलत नहीं होता है भाई, जब दैट सबके साथ आ सकता है तो दैट तो कभी गलत होगा ही नहीं। अब क्वेश्चन कहां से आता है मेरे भाई, देखो हम ह्यूमन बीइंग के साथ हु लगाए,
दैट लगाए हमारी मर्जी। हम नॉन लिविंग के साथ विच लगाए, दैट लगाए हमारी मर्जी। लेकिन बट किंतु परंतु क्वेश्चन आता है मेरे भाई यहां से, अगर किसी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट रिलेट कर रहा है एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग या एनीथिंग, या ऑल का मतलब भी थिंग है, अगर वह किसी थिंग को रिलेट कर रहा है, किसी थिंग को रिलेट कर रहा है, या फिर वह सुपरलेटिव डिग्री को रिलेट कर रहा है, या द सेम, द लिटिल, द फ्यू, ओनली, नन को रिलेट कर रहा है, तो मेरी मजबूरी है दैट लगाना। ना फिर मैं हु का यूज कर सकता हूं, ना फिर मैं विच का यूज कर सकता हूं, मैं मजबूर हूं दैट लगाने के लिए। मैं मजबूर हूं दैट लगाने के लिए। रिलेटिव प्रोनाउन से अभी आपको 10 क्वेश्चन में अभी और भी कराऊंगा। रिलेटिव प्रोनाउन को क्लियर करके छोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना, वो टेंशन मत लो। हु होम के केस में दोबारा भी कराऊंगा। अब मैं मिसलेनियस सारे एक साथ कराऊंगा ना रिलेटिव प्रोनाउन के, 4-5 एग्जाम्पल वहां समझा दिए, फिर मिसलेनियस दोबारा से कराऊंगा जी। ट्रिक क्या है मेरे भाई, अगर ऑल है, ऑल का मतलब भी थिंग है, ऐसे तीर लगा लेना। ऑल थिंग, ओनली, द सेम, नन, फ्यू, मच, लिटिल, नन, फ्यू, लिटिल, सुपरलेटिव, नन आता है, इनके बाद दैट का यूज होता है। मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो, द थिंग्स ओनली, द सेम, नन, फ्यू, मच, लिटिल, सुपरलेटिव, नन, ऑल थिंग्स ओनली, द सेम, नन, फ्यू, मच, लिटिल, सुपरलेटिव, नन। ये शॉर्ट डायरी में लिखनी है आपको, शॉर्ट डायरी में ये वाली बात लिखनी है। मेरे साथ 20 बार बोलो, ऑल थिंग्स ओनली द सेम, नन, फ्यू, मच, लिटिल, सुपरलेटिव, नन, ऑल थिंग्स ओनली द सेम, नन, फ्यू, लिटिल, मच हटा दो, चलो, फ्यू, लिटिल, सुपरलेटिव, नन, ऑल थिंग्स ओनली द सेम, नन। 2 बार नन बोल रहा हूं फ्लो बनाने के लिए, नन 2 बार बोल रहा हूं फ्लो बनाने के लिए, फ्लो बने, फ्लुएंसी आए बोलने में। ऑल थिंग्स ओनली द सेम, नन, फ्यू, मच, लिटिल, सुपरलेटिव, नन, ऑल थिंग्स ओनली द सेम, नन, फ्यू, मच, लिटिल, सुपरलेटिव, नन, ऑल थिंग्स ओनली द सेम, नन, फ्यू, मच, लिटिल, सुपरलेटिव, नन। अगर किसी सेंटेंस में आपको ये दिखते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आपको सिर्फ और सिर्फ दैट का यूज करना है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन ले लो। आप बोलोगे दिस इज द बेस्ट बैच आई हैव एवर गॉट, तो मेरे भाई आपके सामने 4 ऑप्शन है, विच, हु, दैट या होम। 4 ऑप्शन है। आप बोलेंगे दिस सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहां पे इज भी लगा लेना, दिस इज द बेस्ट बैच। तो मेरे भाई द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ तो सिर्फ और सिर्फ दैट आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ दैट आ सकता है। हु होम नहीं आया सर, अभी बताऊंगा, हु होम भी अभी बताऊंगा। मैं बोल रहा हूं ना मिसलेनियस के रूप में बताऊंगा, अभी दोबारा मिसलेनियस के रूप में बताऊंगा जी। हाँ जी, जी, ठीक है जी। विच देखो सुपरलेटिव डिग्री है, द बेस्ट बैच, द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। विच नहीं आ सकता, हो नहीं आ सकता, होम नहीं आ सकता, एकमात्र ऑप्शन दैट लगाना मजबूरी है। पहली बात तो बैच है, नॉन लिविंग बीइंग है, हु तो होम तो वैसे भी नहीं आ सकते, लेकिन विच का यूज भी नहीं कर सकता मैं दैट का यूज ही करूंगा, दैट का यूज करना मजबूरी है। एवरीथिंग डैश ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, एवरीथिंग आया है, अगर किसी भी सेंटेंस में थिंग आता है उसको रिलेट करना है, तो मेरे भाई मेरी मजबूरी है दैट लगाने की। ऑल थिंग्स ओनली द सेम, नन, फ्यू, लिटिल, सुपरलेटिव, नन, सिर्फ और सिर्फ दैट लगेगा, सिर्फ और सिर्फ दैट लगेगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ जाऊं। एवरीथिंग है मेरे भाई, अब जो रिलेटिव प्रोनाउन दैट बीच में आया, रिलेट कर रहा है एवरीथिंग को थिंग को रिलेट करने के लिए हम दैट का यूज करते हैं। और क्वेश्चंस ले लो इससे रिलेटेड। ही इज द सेम बॉय, आपके सामने 4 ऑप्शन है, हु, whom, विच और दैट। बताओ जी क्या हो जाएगा सही आंसर, क्या हो जाएगा सही आंसर, बताओ जी। आलू आ गया, आलू। इट्स बताया था उसके केस, ये रिलेटिव प्रोनाउन की बात हो रही है, केस की बात नहीं हो रही है। एवरीथिंग के लिए हम इट्स का ही यूज करते हैं।
जी, रीजन भी आपको बताना है, रीजन भी, द सेम दैट, बहुत बढ़िया। आप बोलोगे ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज सिंगुलर वर्ब है, द सेम आ गया है, बॉय तो ह्यूमन बीइंग है। और कुछ जो ज्ञानी लोग हैं वो बॉय ह्यूमन बीइंग देख के तुरंत ही विच को काट देंगे जी, हु लगा लो, हु लगा लो। मेरे भाई अगर द सेम नहीं होता तो मेरी मर्जी थी, मैं हु लगाऊं या हुम लगाऊं या दैट लगाऊं। द सेम दिखते ही मैं मजबूर हो गया हूं सिर्फ और सिर्फ दैट लगाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ दैट लगाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ दैट आ सकता है। बताओ सेंटेंस में कहां पे एरर है? ऑल डैश ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल डैश ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, बताओ क्या हो जाएगा? देखो यहां पे ऑल का मतलब एवरीथिंग से है, हर चमकने वाली चीज। तो चमकना किसी व्यक्ति को तो नहीं बोला गया है, चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो एवरी जो ऑल है ना, यहां पे ऑल का मतलब एवरीथिंग से है ना। तो अगर ऑल का मतलब एवरीथिंग है तो मेरे भाई दैट आना मजबूरी है, विच नहीं आएगा, दैट आएगा, विच नहीं आएगा, दैट आएगा। आगे ले लो, और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। He was not aware of the things and the people who had surrounded him. उसे पता नहीं था किन चीजों ने और लोगों ने उसे घेर रखा था। आप मुझे बता दो कहां पे एरर है? ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, वॉज सिंगुलर वर्ब है, नॉट अवेयर ऑफ, वह अवेयर नहीं था, द थिंग्स मेरे भाई नॉन लिविंग बीइंग है, एंड द पीपल, पीपल ह्यूमन बीइंग है। तो मेरे भाई ह्यूमन बीइंग के अकॉर्डिंग तो हु ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे रिलेटिव प्रोनाउन है, पहले रिलेट कर रहा है एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट पहले द पीपल है, उससे पहले एंड है, एंड के दोनों तरफ सेम चीजें होती है। अगर एंड के इधर वाला पार्ट रिलेट हो रहा है तो एंड के इधर वाला पार्ट भी रिलेट हो रहा है। तो हु तो रिलेट करता है पीपल को, बिल्कुल ठीक है, लेकिन दैट किसको, थिंक किसको रिलेट करे? थिंक किसको रिलेट करेगा? भाई हु थिंक को तो रिलेट नहीं कर सकता। तो आलू तो भैया लोगों के साथ भी आ जाएगा, थिंक के साथ भी आ जाएगा। तो जब भी कभी ऐसा केस फंसे कि ह्यूमन बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग दोनों को रिलेट किया जाए तो दैट तो दोनों के साथ आ जाता है, इसलिए मेरे भाई यहाँ पे दैट आएगा, इसलिए यहाँ पे दैट आएगा। बात समझे? दैट क्यों आएगा? देखो दैट से पहले ह्यूमन बीइंग है, पीपल ठीक है, उससे पहले एंड है। एंड के अगर ये एंटीसीडेंट है ना, एंटीसीडेंट होता है रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन प्रोनाउन आता है जिसका जिक्र होता है, जिसका जिक्र आगे सेंटेंस में है। दैट से पहले द पीपल है, ह्यूमन बीइंग है, एंड लगा हुआ है। एंड बोलता है अगर इधर एंटीसीडेंट है तो इधर भी एंटीसीडेंट होगा, मतलब ये पूरा का पूरा एंटीसीडेंट है, इसका जिक्र आगे हुआ है। देखो जिक्र इसका कैसे हो, ही वॉज नॉट अवेयर, वह अवेयर नहीं था, किस किस का? हेड सराउंड, जिसने उसे सराउंड कर रखा था। तो सराउंड किसने कर रखा था? मेरे भाई लोगों ने कर रखा था और थिंग्स ने कर रखा था। जिसने उसे घेर रखा था वो सिर्फ लोग नहीं थे, लोग और थिंग्स थे, है ना, चीजें थी, लोग और चीजें थी। तो इस कंडीशन में पूरा एंटीसीडेंट है हमारा जिसका आगे जिक्र हो रहा है। तो उस कंडीशन में आप बोलोगे इसके साथ तो हु आ जाता है और दैट भी आ सकता है, मेरी मर्जी, लेकिन इसके साथ सिर्फ और सिर्फ दैट आ जाता है। अब दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में दैट कॉमन है, जो इसके साथ भी आ जाएगा इसके साथ भी आ जाएगा, तो दैट ने दोनों को सेटिस्फाई कर दिया। इस कंडीशन में हम दैट का यूज करते हैं। ठीक है जी, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं। दिस इज वन ऑफ दोज बुक्स हुम वर फाउंड इन द अनक्लेम्ड पार्सल। हाँ जी, ये हो जाएगा सही। ये मैंने करेक्ट कराया था, वहां पे वो गलत टाइप कर दिया था, क्योंकि वो वाला पार्ट मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाना चाह रहा हूं, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। चीजें एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं। पिछले बैच में मैंने यहीं से रिलेट करके पढ़ाया था तो बहुत डाउट्स आए थे, बच्चों को बहुत डाउट्स आए थे, तो इसलिए मैंने डिसीजन लिया है कि इस बार मैं रिलेटिव प्रोनाउन का सब्जेक्ट वर्ब वाला कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ाऊं। आप बोलोगे दिस सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये जो सिंगुलर वर्ब है, वन ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन हमेशा प्लूरल आते हैं, तो वन ऑफ दोज बुक्स, वन ऑफ दोज बुक्स है। अब देखो बुक्स है यहाँ पे, तो मेरे भाई यहाँ पे होम लगा हुआ है, होम रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेट कर रहा है बुक्स को। और मेरे भाई बुक्स के लिए बुक्स मेरी नॉन लिविंग बीइंग है, बुक्स नॉन लिविंग बीइंग है।
हुम जो है मेरे भाई, हुम, हुज, ये केस होते हैं। हु का केस है हुम। ये तो ह्यूमन बीइंग के लिए आता है, ह्यूमन बीइंग के लिए आता है मेरे भाई। बुक्स के लिए तो ह्यूमन बीइंग के केस नहीं आ सकता। या तो आप विच लगाओ या आप दैट लगाओ, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। या तो आप विच लगाओ या आप दैट लगाओ। दैट तो आलू है, दैट तो आलू है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाऊं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाता हूं। मैंने बोला ना क्वेश्चंस बहुत सारे लिए हुए हैं। विच को भी सीखना है, दैट को भी सीखना है, हु को भी सीखना है, हु के केसेस भी सीखने हैं, तो टेंशन मत लो। ही इज वन ऑफ दीज अनफॉर्चुनेट एरर्स हुज कॉमनली, सॉरी, दिस इज वन ऑफ दीज अनफॉर्चुनेट एरर्स। अब मेरे भाई एरर्स, गलतियां, गल गलतियां ह्यूमन बीइंग तो है नहीं। ह्यूमन बीइंग नहीं है तो नॉन लिविंग बीइंग है मेरे भाई। और नॉन लिविंग बीइंग के साथ हुज नहीं आएगा, विच आएगा। विच आएगा। विच के तो सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस सेम ही होते हैं। ठीक है जी, हाँ। तो विच कॉमनली ऑकर मेरे भाई, जो आना है, हैपन होती है, जो सामान्य रूप से गलतियां होती है, ये मेरी वर्ब है ऑकर। और कॉमनली एडवर्ब है, ये एडवर्ब है। तो आगे वर्ब दे रखी है, इसका मतलब ऑफ विच भी नहीं आ सकता। नहीं मेरे भाई, ऑकर एक वर्ब है, ऑकर एक वर्ब है। और वर्ब से पहले ऑफ विच के बाद वर्ब नहीं आ सकती। विच या दैट, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, द पुलिस हैव इन्फॉर्म्ड अस है, अस। द पुलिस हमेशा प्लूरल प्रोनाउन हो, प्लूरल सब्जेक्ट होती है। पुलिस प्लूरल होती है तो इसलिए प्लूरल वर्ब हैव आई है। इन्फॉर्म्ड मेरे भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इन्फॉर्म्ड के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, वर्ब के बाद तो अस ऑब्जेक्टिव केस है भी का। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है कि ही वाज वन ऑफ दोज, ही वाज वन ऑफ दोज हु दे अरेस्टेड लास्ट नाइट। बताओ सेंटेंस में कहां पे एरर है, बताओ सेंटेंस में कहां पे एरर है। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद अस का केस दैट। सेंटेंस में ही सिंगुलर सब्जेक्ट, वाज सिंगुलर वर्ब, वन ऑफ के बाद दोज, बिल्कुल ठीक है। और दोज जिसको अरेस्ट किया गया है, तो अरेस्ट किसी व्यक्ति को किया गया है, ही की बात हो रही है, तो रिलेटिव प्रोनाउन में हु भी ठीक है। और दे अरेस्टेड लास्ट नाइट, लास्ट नाइट के साथ वी टू आता है, वो भी ठीक है। सेंटेंस बाकी तो सारा ठीक है, बस सेंटेंस में ये देखना है कि क्या हु ठीक है, हु की जगह हुम तो नहीं आएगा। बस ये चीज देखनी है, बहुत ध्यान से देखनी है। आप लोग खुद इसमें वर्ब गिनो, आप लोग खुद इसमें वर्ब गिनो। आप बोलेंगे हैव इन्फॉर्म्ड मेरी एक वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब मिलकर एक वर्ब का काम करती है, मैंने वर्ब वन लिख दिया। वाज मेरी दूसरी वर्ब है, वाज मेरी दूसरी वर्ब है, तो मैंने इसको वर्ब टू लिख दिया। वाज वन ऑफ दोज, है ना। और दे अरेस्टेड मेरे भाई वर्ब तीसरी हो गई, सेकंड फॉर्म है। तीन वर्ब सेंटेंस में आ चुकी हैं, सेंटेंस में तीन वर्ब आ चुकी हैं। सही बात है, तीन वर्ब है, हर कोई एग्री करेगा। हैव इन्फॉर्म्ड एक वर्ब होगी, वाज दूसरी वर्ब होगी, और अरेस्टेड तीसरी वर्ब होगी। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब मिलके एक वर्ब बनती है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब एक वर्ब होगी। यहां सिर्फ मेन वर्ब है, एक वर्ब है। अरेस्टेड वी टू मेन वर्ब है, एक वर्ब है। मेरे भाई द पुलिस मेरा सब्जेक्ट वन है, द पुलिस सब्जेक्ट वन हो गया। ही मेरा सब्जेक्ट टू है, इसको मैंने सब्जेक्ट टू ले लिया, कि इसको मैंने सब्जेक्ट टू ले लिया। और दे मेरा सब्जेक्ट थ्री है, सब्जेक्ट थ्री हो गया। दे अरेस्टेड सब्जेक्ट थ्री हो गया। इस सब्जेक्ट की ये वर्ब है, इस सब्जेक्ट की ये वर्ब, उस सब्जेक्ट की वे वर्ब, और दे अरेस्टेड इसकी ये वर्ब। तीन सब्जेक्ट तीन वर्ब, तो मेरे भाई हु भी तो सब्जेक्टिव केस है। बोलोगे हु सब्जेक्टिव केस है या नहीं है? क्वेश्चन में 5 मिनट खा लो, 10 मिनट खा लो, लेकिन समझ लो, लेकिन समझ लो, ये सब्जेक्टिव केस है हु, इसको अपनी अलग वर्ब चाहिए। क्या सेंटेंस में अलग वर्ब है? क्या सेंटेंस में अलग वर्ब है? क्या सेंटेंस में अलग वर्ब है? नहीं है जी। वो बोलता है मैं जब आऊंगा जब मेरे लिए वर्ब होगी सेंटेंस में, इसके लिए वर्ब नहीं है। हुम एक ऐसा केस होता है जिसको वर्ब नहीं चाहिए, सेंटेंस में अलग वर्ब नहीं है, तो मेरे भाई हु का हुम हो जाएगा। बताओ इससे और ज्यादा कैसे समझो? हाँ, बताओ जी, ये बात समझ में आई?
फिर से एक बार एक्सप्लेन करूं, फिर से एक बार एक्सप्लेन करूं भाई, मैंने आपसे वादा किया था इसी तरह के क्वेश्चन फिर दोबारा कराऊंगा, इसी तरह के क्वेश्चन फिर दोबारा कराऊंगा, फिर पूरा रिलेटिव प्रोनाउन के मिक्स्ड क्वेश्चन आपसे कराऊंगा, फिर मिक्स्ड क्वेश्चन आपसे कराऊंगा, फिर से मैं आपको समझाता हूं, फिर से आपको समझाता हूं। आपने पहले पढ़ा द पुलिस प्लूरल सब्जेक्ट है, हैव प्लूरल वर्ब है, हैज हैव के बाद V3 आती है, बिल्कुल ठीक है, और ये अस टाइपिंग एरर है, और इसके बाद अस आता है ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है जी। दैट मेरा रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट तो कभी गलत होता ही नहीं है, दैट तो गलत है ही नहीं, ठीक है। ही सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट वॉज सिंगुलर वर्ब है, आप लिखते चलो साथ के साथ, सब्जेक्ट 1 वर्ब 1, सब्जेक्ट 2, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन आता है, सब्जेक्ट 2 वर्ब 2, उसके बाद वन ऑफ दोज, यहां पे ये सब्जेक्ट 3, आपको पता है हु सब्जेक्टिव केस होता है, मतलब ये भी एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 3, दे सब्जेक्ट 3, और अरेस्टेड वर्ब 3। अब मेरे भाई सब्जेक्ट 4 हो गए, सब्जेक्ट है 4 वर्ब है 3, सब्जेक्ट है 4 वर्ब है 3। अब मैंने सिर्फ आपको इतनी तो बात बताई, अगर आप इतनी भी बात याद नहीं रख सकते तो फिर कैसे सॉल्यूशन होगा। हु आएगा ह्यूमन बीइंग के लिए, हु को अपनी अलग वर्ब चाहिए, अलग वर्ब चाहिए, अगर अलग वर्ब नहीं है, हुम जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस है, या तो सेंटेंस में इसके लिए अलग वर्ब ना हो, या फिर प्रेपो हो, या फिर प्रेपो के तुरंत बाद हुम आता है। इसका तीसरा केस होता है हुज, इसकी सिर्फ एक शर्त है, मेरे बाद बुक ले आओ, हुज बुक, मतलब हुज के तुरंत बाद नाउन आनी चाहिए, बस 3 ही तो बात है। ये ह्यूमन बीइंग को रिलेट करते हैं, तीनों ह्यूमन बीइंग को रिलेट करते हैं। हु सब्जेक्टिव केस है तो अपनी अलग वर्ब चाहिए, हुम ऑब्जेक्टिव केस है, प्रेपो के बाद आता है, या फिर अलग सेंटेंस में उसके लिए वर्ब ना हो, हुज के तुरंत बाद एक नाउन आनी चाहिए, इतनी सी बात है, बस सिर्फ इतनी सी बात है। सिर्फ नहीं, टाइपिंग एरर नहीं आता, ये मेरी क्लास में आता है सिर्फ टाइपिंग एरर। तो मेरे भाई, भाई पानी है, हाँ। अगर ये वाली बात समझ में आई हो, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था, हाँ जी, 1% के लिए लाइक्स होगा, हाँ जी, हाँ, हाँ, नहीं, लाइक 1% के लिए लाइक्स ही होगा, वो टाइपिंग एरर हो गया होगा, मेरा ध्यान नहीं गया होगा। अब आप इतना सीजीएल बैच पढ़ रहे हो, इतनी बेसिक गलती तो आप मेरी भी समझ सकते हो, ह्यूमन एरर है, ध्यान नहीं दिया है, पर्सन के साथ लाइक्स ही आएगा, हाँ। नहीं, वहां पे लाइक प्रोनाउन का काम कर रहा है। अगर लाइक का मतलब है पसंद करना तो लाइक वर्ब है, अगर लाइक का मतलब है की तरह तो लाइक वर्ब नहीं है, लाइक वर्ब नहीं है। बताओ जी, ये जो मैंने एक एक सेंटेंस पे 5 मिनट खराब की हैं, क्या वो यूटिलाइज हुई हैं, क्या उनका कोई फायदा हुआ है जी। थम अप चाहिए मेरे भाई, नहीं आया अब भी, सर गर्म हो गया, मेरा माथा गर्म हो गया जी। हाँ, एक बार कंपनी वाला इंप्लीमेंट करके बता दो जी। एग्जाम्पल्स तो मैंने और भी लिए हुए हैं मेरे भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो। आई मीट अ मैन whom I told about this award। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो 2 क्वेश्चन हैं, उनके आंसर दे दो, 2 क्वेश्चन है, उनके आंसर दे दो। समझ में आ गया तो आंसर दे दो, नहीं आया तो फिर समझाऊंगा, जब तक समझोगे नहीं तब तक समझाता रहूंगा, जब तक समझोगे नहीं तब तक समझाता रहूंगा, बिल्कुल हाँ जी, जब तक नहीं समझोगे तब तक समझाता रहूंगा, टेंशन मत लो जी। जी बताओ जी, अब ये बता दो यहाँ पे कहाँ पे एरर है। आई सब्जेक्ट है, मैट वर्ब है, सब्जेक्ट 1 मैट वर्ब 1, सेंटेंस पास्ट में शुरू हो चुका है, आई मैट आ मैन उसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन उसके ऑब्जेक्ट होते हैं, ये तो इसका ऑब्जेक्ट है, हु मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है, आई मेरा सब्जेक्ट है, टोल्ड मेरी वर्ब है, टोल्ड मेरी वर्ब है, टेल की सेकंड फॉर्म है, अबाउट प्रेपो है, और हिज अवार्ड प्रेपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन, अवार्ड नाउन है, हिज एडजेक्टिव केस है, ये इसके ऑब्जेक्ट है,
तो मेरे भाई सेंटेंस में वर्ब दो हैं, एक मैट और एक टोल्ड। वर्ब सब्जेक्ट दो हैं, आई। तो ये हु किस लिए बैठा हुआ है, ये हु किस लिए बैठा हुआ है, बस आप मुझे ये बता दो। प्रोनाउन का सबसे टिपिकल कंसेप्ट है, मेरे को 2 साल तक ये समझ ही नहीं आया था, बाद में आके बड़ी मुश्किल से क्लियर हुआ कि हम इसे ऐसे भी, जब बाद में आके देखा ना, जब वो केस देखे कि भाई सब्जेक्टिव केस को वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस को तो वर्ब चाहिए ही नहीं, मी को कभी सेंटेंस में वर्ब नहीं चाहिए, मतलब होम को वर्ब नहीं चाहिए, तब जाके ये चीज समझ में आई। मेरे भाई अगर ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, वर्ब 1, वर्ब 2, सेंटेंस में 3 सब्जेक्ट हैं, 2 वर्ब है, इसने अपनी वर्ब 7 लिए बैठा है, ये अपनी वर्ब 7 लिए बैठा है, इसके लिए वर्ब कहां से लाऊं, है ना, इसके लिए जोड़ा कहां से लाऊं, तो इसको रंडवा बना दो, इसको रंडवा बना दो मेरे भाई, इसे हुम बना दो। अब देखो मैन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, तो हु वाले केस आएंगे, हु वाले केस आएंगे, इसका जोड़ा नहीं बन रहा तो इसे होम कर दो। आई बात समझन में, हाँ जी, आई बात समझन में, समझ में आया मेरे भाई, आया समझ में, अब कुछ और समझ में आया और क्लियर हुआ? जी हाँ, हाँ जी हाँ, जब चॉइस हो तो विच का यूज दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, बिल्कुल दोनों तरीके से कर सकते हैं। दिस इज नॉट द डॉक्टर हु ही रेफर टू, बताओ क्या होगा सही आंसर? दिस मेरे भाई सब्जेक्ट है, इज उसकी वर्ब है, सब्जेक्ट 1 वर्ब 1, नॉट द डॉक्टर उसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, जैसे वर्ब के बाद वर्ब ऑब्जेक्ट आता है, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन उसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, आप इसे ऑब्जेक्ट लिख लो, चलो लिख लो भाई, वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन जैसे ऑब्जेक्ट होते हैं। हु मेरा सब्जेक्ट 2 है, ही मेरा सब्जेक्ट 3 है, ही सब्जेक्ट 3 है, रेफर्ड वर्ब 2 है, सेंटेंस में 3 सब्जेक्ट हैं, 1 2 3, वर्ब 2 हैं, 1 वर्ब 2 वर्ब। अब भाई इसने तो इसका साथ ले लिया, इसने इसका जोड़ा ले लिया, इसके लिए जोड़ा कहां से लाऊं, इसके लिए मैं कहां से लुगाई लाऊं, सॉरी, इसके लिए मैं कहां से घरवाली लाऊं, इसके लिए मैं कहां से घरवाली लाऊं, तो इसको रंडवा छोड़ दो। हु तो है भाई, इसको चाहिए जोड़ा, अगर हमारे पास जोड़ा नहीं है तो रंडवा बीच में बिठा दो, हुम कर दो, इसको जोड़ा नहीं चाहिए, हुम मेरा ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। ठीक है जी, हाँ ठीक है, आया समझ में मेरे भाई, अब आया समझ में, आया समझ में, ठीक है जी हाँ। अगर अब समझ में आया हो तो एक थंब अप मेरे को आपसे चाहिए, मैं आगे बढ़ जाता हूं, एक थंब अप चाहिए, आगे बढ़ जाता हूं। जी जी, बातों पे मत जाया करो यार, समझा करो, जी समझा करो, है ना, वर्ड्स पे मत जाया करो, फीलिंग्स पे जाया करो, समझाने के लिए। अब आप ना दैट दैट फास्ट फास्ट इनके आंसर देते चले जाओ, इनके आंसर्स देते चले जाओ। भाई यही मैं जिद लेके आता हूँ कि जो चीज समझनी मुश्किल है उसे ही मुझे समझाना है, कैसी समझाऊं उसे ही समझा के छोड़ना है। जी जी हाँ, बहुत बढ़िया, ओके जी। अब बताओ तो इनमें कहाँ कहाँ आंसर गलती हो सकती है? ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, दैट, ये तो तीसरी बार आ गया क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहां बता दो, शेक्सपियर वाज द मोस्ट प्रोलिफिक राइटर विच टाइम हैज एवर सीन, कहां पे एरर होगा? समय ने जो अब तक देखा है उनमें सबसे प्रोलिफिक, जो सबसे अच्छे राइटर्स थे वो शेक्सपियर थे। बताओ, आपको रीजन भी बताना है, जब तक आप चीजें सिर्फ ये करोगे ना इसकी जगह ये आएगा, कोई फायदा नहीं, जब तक खुद से नहीं बोलोगे ना, खुद से ये बातें नहीं करोगे, खुद से बात नहीं करोगे, इसकी जगह ऐसा इसलिए हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ है, तब तक कोई फायदा नहीं है। आप बोलोगे शेक्सपियर मेरे भाई सिंगुलर सब्जेक्ट है, वाज सिंगुलर वर्ब है, द मोस्ट प्रोलिफिक राइटर, द मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री दिख गई, और सुपरलेटिव ऑल थिंग्स ओनली द सेम नन फ्यू मच लिटिल, सुपरलेटिव नन के साथ सिर्फ और सिर्फ दैट आ सकता है, दैट आ सकता है। जैसे अगर कोई नॉर्मल रिश्तेदार आता है तो सिर्फ और सिर्फ आलू की पकौड़ी बनती है, पनीर पकौड़ी नहीं बनती, पनीर पकौड़ी जीजा फूफा के लिए बनती है बस।
जीजा फूफा या बहुत रईस कोई रिश्तेदार आ रहा है, उसके लिए बनती है पनीर पकौड़ी। तो मेरे भाई आलू की पकौड़ी बनती है नॉर्मल रिश्तेदार के साथ। तो ऐसी ये है, अगर सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो सिर्फ और सिर्फ दैट का यूज हो सकता है, चाहे राइटर ह्यूमन बीइंग हो, चाहे कुछ भी हो। अगर सुपरलेटिव डिग्री आ गई, द मोस्ट मेरी सुपरलेटिव डिग्री है, तो मेरे भाई सेंटेंस में देखो, द मोस्ट प्रोलिफिक राइटर्स, सबसे प्रोलिफिक राइटर सुपरलेटिव डिग्री जिसको विच जोड़ रहा था, इससे पहले जो मेरा एंटीसीडेंट है वो सुपरलेटिव डिग्री में है, इसलिए मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ दैट आएगा। सही है जी, क्लियर है? हाँ जी। वूज टाइम, सुपरलेटिव डिग्री अभी देख लो, सुपरलेटिव डिग्री अभी देख लो भाई। सी वाज द मोस्ट अनप्लीजेंट है, मसॉट नहीं है, मोस्ट है ये हमारा टाइपिस्ट भी ना, इसको मॉस्कॉट भेजना पड़ेगा युगांडा। इसको एक बार युगांडा की सैर करा दूं ना मैं, तो इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। मोस्ट को मसॉट लिख देता है ये। जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगी जी। सी वॉज द मोस्ट अनप्लीजेंट पर्सन, मेरे भाई होम कैसे आएगा, दैट आएगा। दैट के केस नहीं होते, दैट सबके साथ लग जाता है। बस आपने देखा द मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री या दैट लगाना मजबूरी है। एवरी वन ऑफ देम रिसीव वंस प्राइज ऑन द सेकेंड ऑफ दिस मंथ। मिसलेनियस क्वेश्चन है, बताओ जी कहां पे आ रहा है। बीच बीच में अलग तरीके क्वेश्चन भी आने चाहिए, थोड़े से हटके क्वेश्चन भी बीच बीच में आते रहने चाहिए। बताओ जी। आपने, मैंने बोला था ना, आप पूछते हो सर जी कितनी क्लासेस होंगी ग्रामर की, वो डिपेंड करता है आप पे, आप कितनी क्लासेस कराना चाहते हो। मैं इसी क्लास में खत्म कर सकता था प्रोनाउन, लेकिन आपने बोलो सर जी ये समझ नहीं आया, तो मेरी ड्यूटी, मेरा फर्ज बनता है एक एक मेरे साथी को समझाना, इसलिए मैंने क्लास की स्पीड कम की, एक्सप्लेनेशन पे ज्यादा जोर दिया। एक क्लास अब और लगेगी प्रोनाउन की, कोई बात नहीं, चीजें अच्छे से समझनी है। हाँ, 10 तारीख के बाद हम क्लास की ड्यूरेशन बढ़ाएंगे, फिर हम क्लास लगभग 1.5 घंटे की रोज लिया करेंगे जी। बताओ कहाँ? अरे वाह, बहुत गजब, बहुत गजब। ऐसे मन खुश होता है ना, ऐसे दिल खुश होता है जब आप लोग ऐसे आंसर देते हो। मेरे भाई एवरी वन अगर सब्जेक्ट के रूप में आता है तो ऊपर ही लिख दो। एवरी वन ऐसा वर्ड है, अगर एवरीथिंग या एवरी वन है, सॉरी एवरी वन मतलब वन या बडी के साथ एवरी वेवरी है, तो वो ही के केस लेता है। एवरी वन ऑफ देम, ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद देम, दे का ऑब्जेक्टिव केस आया, देख लेना, दे का ऑब्जेक्टिव केस, प्रेपो के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो इसलिए दे का ऑब्जेक्टिव केस देम आया है। रिसीव्ड, मेरे भाई एवरी वन ऑफ देम रिसीव्ड, प्रत्येक ने रिसीव किया, किसके प्राइज? एवरी वन के प्राइज। तो मेरे भाई एवरी वन ही के केस लेता है, खाली वन आता है तो वंस के केस लेता है, हिज प्राइज होगा। अगर खाली वन आता तो वंस प्राइज चलता है, यहां पे तो एवरी वन है, एवरी वन ही के केस लेता है, हिज प्राइज आएगा। ठीक है जी, आई बात समझन में? आगे बढ़ जाता हूं। यू शुड ऑल, ओहो ओहो, इसे अभी स्किप कर दो, इसे अभी स्किप कर दो, ये वाला क्वेश्चन बता दो। दिस इज द सेम गर्ल whom यू met yesterday इन द इंस्टीट्यूट। बताओ जी कहां पे एरर होगा? कंपनी वाला समझ नहीं आया, दोबारा बता दो, अभी बताऊंगा दोबारा। हाँ, नथिंग बट वाला दोबारा बता दो जी। वो नन बट नथिंग बट वाले जो हैं वो दोबारा रिपीट होंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। आपको ना, आपको अभी थोड़ी सी नॉलेज नहीं है, या फिर मैंने मैंने अलग तरीके से चीजों को समझाने की ठानी है, मैंने अलग तरीके से समझाने की चीजों को ठानी है, कि आप वो चीज यहाँ पे घुसेड़ रहे हो जो अलग सब्जेक्ट का पार्ट, अलग टॉपिक का पार्ट, उस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सारे पार्ट है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ग्रामर का, वो समझ लिया, आधी ग्रामर समझ में आ गई। आप बोलोगे दिस इज द सेम गर्ल, आप बोल रहे हो गर्ल तो मेरा ह्यूमन बीइंग है, हु के केस तो आ सकते हैं। मेरे भाई यहाँ पे द सेम बैठा हुआ है, ऑल थिंग्स ओनली द सेम, नन फ्यूमस लिटिल सुपरलेटिव नन के साथ सिर्फ और सिर्फ दैट आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ दैट आ सकता है। वो वाला भी स्किप कर देना, वो वाला मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगा जी। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम रिफ्लेक्सिव केस कल पढ़ेंगे, प्रोनाउन के रिफ्लेक्सिव केसेस को हम कल डील करेंगे मेरे भाई, है ना, कल डील करेंगे। ही इज वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स हु हैव रिटन ऑन दिस सब्जेक्ट,
हु हैव रिटन ऑन दिस सब्जेक्ट। बताओ जी कहाँ पे एरर होगा, बताओ जी। आप बोलोगे ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस सिंगुलर वर्ब है, वन ऑफ के बाद द बेस्ट राइटर्स है, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आती है, सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ोगे, लेकिन द बेस्ट लगा हुआ है, द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। वो रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले राइटर ह्यूमन बीइंग को जोड़ता है, राइटर एक ह्यूमन बीइंग है, लिखने वाला लेखक कोई ह्यूमन बीइंग है, लेकिन द बेस्ट राइटर है, सुपरलेटिव डिग्री का यूज है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ सिर्फ और सिर्फ दैट का यूज होता है, सिर्फ और सिर्फ दैट का यूज होता है। बाकी रिफ्लेक्सिव केस हम कल पढ़ेंगे, है ना, टाइम हो गया है, रिफ्लेक्सिव केस हम कल पढ़ेंगे। कल हमारी प्रोनाउन की लास्ट क्लास होगी, कल हमारी प्रोनाउन की लास्ट क्लास होगी, कल हम रिफ्लेक्सिव केस पढ़ेंगे। चीजें समझ में आनी चाहिए, ये मत सोचना सर स्लो चल रहे हो। 11-12 तारीख से ना फिर मैं ड्यूरेशन क्लास की बढ़ाऊंगा, फिर क्लास की ड्यूरेशन 1.5 घंटे लगभग 2 घंटे भी रख सकते हैं, ठीक है जी। ओके दोस्तों, नवीन सर की क्लास का भी टाइम हो गया है, कल मिलते हैं प्रोनाउन की लास्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ आपको एक चीज समझ में आई होगी। आपका एक क्वेश्चन रह गया, आप बार बार बोल रहे थे सर ना वो समझा दो, कंपनी वाला, कंपनी वाला निकाल लेते हैं मेरे भाई। कहाँ है कंपनी, कंपनी को निकालो भाई खोज के बाहर। हाँ बताओ, द कंपनी मेरा सब्जेक्ट है ना, द कंपनी मेरा सब्जेक्ट है ना, द कंपनी मेरा सब्जेक्ट है। या तो ऑफ विच मेंबर लगा दो, या फिर द मेंबर्स ऑफ विच लगा दो, दोनों का मतलब सेम ही है, ऑफ विच मेंबर। तो मेरे भाई द कंपनी मेरा सब्जेक्ट है, कंपनी जो है वो नॉन ह्यूमन बीइंग है। अब एक बात बताओ, कंपनी है सैमसंग कंपनी, सैमसंग कंपनी सांस लेती है, नहीं लेती है ना। एलजी कंपनी सांस लेती है, सैमसंग सांस लेती नहीं लेती। कंपनी मेरा ह्यूमन बीइंग नहीं है, तो नॉन लिविंग बीइंग है, ना तो हु आ सकता है और ना हु के केसेस आ सकते हैं, या तो विच आएगा या ऑफ विच आएगा। आगे मेंबर्स दिए हुए हैं, मेंबर्स मेरे नाउन है, हुज बुक ऑफ विच बुक होता है, बुक एक नाउन है, तो आगे नाउन दे रखे, एकमात्र ऑप्शन ऑफ विच ही तो आएगा। बताओ क्या दिक्कत है, ऑफ विच ही तो आएगा, ऑफ विच ही तो आएगा, बताओ जी क्या दिक्कत है, ऑफ विच ही तो आएगा। नहीं दैट तो सबके साथ आ सकता है, दैट मैंने ऑप्शन में नहीं रखा है ना, दैट ऑप्शन में नहीं रखा है, दैट तो सबके साथ आ सकता है। नहीं विच मेंबर नहीं आता, ऑफ विच मेंबर आता है, ऑफ विच या द मेंबर ऑफ विच कर सकते हो, द मेंबर ऑफ विच। ओके दोस्तों, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, प्रोनाउन की प्रोबेबली लास्ट क्लास होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।